हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। मैं समीम सर, फिजिक्स फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन आपके बीच में एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम ओरिएंटेड। तो फटाफट देर ना करते हुए चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो अपन आज का चैप्टर कवर कर रहे होंगे दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक अपन कवर कर रहे होंगे। जैसे थोड़ा सा टॉपिक का अगर अपन ओवरव्यू देखने की बात करें मेरे भाई, तो उसमें अपन का चैप्टर फ्लो होने वाला है वो आवेश आवेश की प्रॉपर्टी यानी आवेश के गुण पे बात कर रहे होंगे। चालक, कुचालक, अर्धचालक, आवेशन, कूलम्स लॉ और वैद्युत क्षेत्र, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सारे सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे चैप्टर के अंदर। क्लियर है सभी को? चलिए फटाफट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपके अध्याय का नाम क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल दो या स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी। इट कम्स फ्रॉम टू वर्ड। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वन इज इलेक्ट्रो, सेकंड इज स्टैटिक्स। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। वन इज स्थिर, दूसरा क्या है मेरे भाई? वैद्युतिकी। तो फटाफट इसको समझते हैं। इट कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। वन इज इलेक्ट्रो। पहला शब्द क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मतलब वैद्युत, यानी वन इज क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो बोल दो या वैद्युत बोल दो। सेकंड इज क्या है मेरे भाई? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। कहने का मतलब क्या है? वन इज इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? यह आवेश से संबंधित है, यह चार्ज से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? यह आवेश से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे भाई? यह आवेश से संबंधित है। इट इज रिलेटेड टू चार्ज। यह चार्ज से संबंधित है। अगर मैं बात करूं भाई, अगला वर्ड क्या है? स्टैटिक मतलब रुका हुआ। जो आज अपना आवेश कैसा है मेरे भाई? रुका हुआ है। मतलब क्या निकल के आया सर? इस चैप्टर के अंदर अपन आवेश के रुके रहने के कारण जो कुछ भी कहानी, जो कुछ बातें निकल के आ रही होंगी उसको पढ़ रहे होंगे। क्या चैप्टर का ओवरव्यू समझ आ गया कि इस अध्याय में अपन को डिस्कस क्या करना है, पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा अपना, ये मूव नहीं कर रहा होगा, एक जगह स्थिर होगा। उस चार्ज के स्थिर होने की वजह से जो कुछ भी कहानी होगी, जो कुछ भी बातें निकल के आ रही होंगी उसको अपन पढ़ रहे होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए फटाफट आगे की बात करते हैं मेरे भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को अपन डिफाइन करते हैं। It is the branch of
physics which deals it is the branch of physics which deals with which deals it is the branch of physics which deals with study of charges at rest। मतलब कि यह भौतिक की वह शाखा है जिसमें हम आवेश के रुके होने पर जो कुछ बातें होंगी उसको पढ़ रहे होंगे। क्लियर है सभी को? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। आवेश के रुके होने की जो स्टडी होगी उसको अपन इस अध्याय के अंदर पढ़ रहे होंगे, उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक अध्याय के अंदर पढ़ रहे होंगे। क्लियर है क्या सभी को? यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी जैसे अपन डिफाइन कर रहे हैं, एक नया नाम आ रहा है मेरे भाई, एक नया नाम आ रहा है। अगर मैं नाम की बात करूं तो कहीं ना कहीं चार्जेज या आवेश का नाम आ रहा है। किसका नाम आ रहा है? चार्जेज बोलो या आवेश बोलो, उसका नाम आ रहा है। तो आइए सबसे पहले सर्वप्रथम आवेश क्या होता है यानी चार्ज क्या होता है इसको समझते हैं। चार्ज बोल दो या आवेश बोल दो, चार्ज बोल दो या आवेश बोल दो मेरे भाई। चार्ज या आवेश क्या होता है इसके बारे में आइए फटाफट डिस्कस करते हैं। यह किसी बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी होती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, जो किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो किसी रीजन के अंदर या जो किसी सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रही होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर रही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को या जनरेट कर रही होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर रही होती है। तो अपन ने क्या लिखा? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच इज feel at any region which is feel at electric field or generate an electric and magnetic field। and generated electric field
मैग्नेटिक फील्ड। इन एनी रीजन आर सराउंडिंग। कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, इसी को अपन अगर हिंदी में समझें, यह कौन, मतलब आवेश पदार्थ का गुण होता है। आवेश क्या होता है मेरे भाई, आवेश पदार्थ का गुण होता है। आवेश क्या है मेरे भाई, आवेश पदार्थ का गुण होता है जो किसी निकाय के अंदर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है। या विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश जो होता है किसी भी बॉडी की, किसी भी पार्टिकल की, किसी भी वस्तु की, किसी भी पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, जो किसी निकाय के अंदर, जो किसी रीजन के अंदर, जो इस सराउंडिंग के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर रहा होता है, या फिर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होता है। इसको भी अपन आगे समझ रहे होंगे कि कब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा आवेश के कारण, कब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा, कब किस सिचुएशन में दोनों चीजें उत्पन्न हो रही होंगी, यानी विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो रहा होगा। इसको अपन समझ रहे होंगे। बात समझ आई? यस और नो? फटाफट एक बार जोरदार जिंदाबाद तरीके से कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं। आवेश की बात समझ आ गई। आवेश पदार्थ का वह गुण है जो किसी निकाय के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर रहा होता है। बात समझ आई? या विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होता है। अब आवेश के बारे में हर एक वो बात जानेंगे जो अपने एग्जाम से ओरिएंटेड होंगे। आवेश का सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? यूनिट ऑफ चार्ज यानी आवेश के गुण। यूनिट ऑफ चार्ज आवेश का गुण, सॉरी, आवेश के मात्रक, अपोलोराइज। यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें मेरे भाई, आवेश का जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है मेरे भाई? कूलम्ब होता है। ये किसमें है मेरे भाई? एसआई यूनिट में है। ये किसमें है?
एसआई यूनिट में है। अगर अपन इसका सीजीएस यूनिट निकालें मेरे भाई, इसका अपन सीजीएस यूनिट निकालें तो ईएसयू होगा। ईएसयू क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर इसका सीजीएस यूनिट की बात करें मेरे भाई तो क्या होगा? ईएसयू। ईएसयू क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 3 इंटू 10 की पावर 9 ईएसयू बराबर 1 कूलम होता है। अगर कोई सवाल में पूछे कि 1 कूलम कितने चार्ज के बराबर होता है तो 3 इंटू 10 की पावर 9 ईएसयू। बात समझ आई? ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू मतलब। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं मेरे भाई, डायमेंशन बोले तो बीमा। बीमा क्या हो जाएगा मेरे भाई? बीमा हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। बड़े कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आई इंटू टी, कैपिटल टी, कैपिटल आई इंटू कैपिटल टी। बात समझ आई? चार्ज के बारे में अपन इतनी ही बातें बहुत हैं अपने एग्जाम से ओरिएंटेड। क्लियर है सभी को? अरे यस और नो? या किसी किसी स्टैंडर्ड बुक में आपको ये ए इंटू टी देखने को मिल जाएगा। अपने बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आईआईटी, जेई, नीट एग्जाम जैसे एग्जाम में हमेशा आपको आई इंटू टी देखने को मिलेगा। किसी किसी स्टैंडर्ड बुक जैसे आप इरोडो बुक की बात करेंगे तो वहां पे कैपिटल ए दिख जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे कभी ए दिख जाए तो इससे आपको परेशान होना नहीं है। ये किसकी डायमेंशन है? चार्ज की डायमेंशन है। क्लियर है सभी को? अरे यस और नो? फटाफट एक बार जोरदार जिंदाबाद तरीके से कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए अब बात करते हैं आगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करते हैं मेरे भाई। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बोलो या आवेश के गुण। क्या प्रॉपर्टी होगी आवेश की, क्या प्रॉपर्टी होगी चार्ज की, अब उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे होंगे। चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं ये कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी राशि है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चार्ज जो है मेरे भाई, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है मेरे भाई? स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि यह अदिश राशि है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, यह अदिश राशि है। इज दैट क्लियर? अगर मैं बात करूं चार्ज के टाइप की, टाइप ऑफ चार्ज, अगर अपन बात करें टाइप ऑफ चार्ज की, यानी कि आवेश के प्रकार की बात करें मेरे भाई, तो आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। जो अपना चार्ज है ये टू टाइप्स का है, दो प्रकार का है। क्लियर है सभी को? आवेश के गुण, जस्ट मिनट। हाँ ये
आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अगर अपन बात करें कौन कौन सा प्रकार है, तो नंबर 1 हो जाएगा मेरे भाई पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब धनावेश। पॉजिटिव चार्ज मतलब धनावेश। अगर नंबर 2 की बात करें मेरे भाई, क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। मतलब ऋणावेश। मतलब कैसा मेरे भाई? ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज मतलब धनावेश, नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणावेश। अगर मैं बात करूं कि इस पर कितना आवेश होगा, अगर मैं बात करें कि इस पर कितना आवेश होगा, तो मेरे भाई धनावेश पे कितना चार्ज होगा? धनावेश पे कितना चार्ज होगा मेरे भाई? 1 प्रोटॉन चार्ज के बराबर होगा, जो किसके बराबर होगा मेरे भाई? 1 + 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज के बराबर हो रहा होगा। अगर मैं बात करूं निगेटिव चार्ज किसके बराबर होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होगा। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है मेरे भाई? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज के बराबर होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, 1 इज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड इज निगेटिव चार्ज। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि यदि किसी बॉडी के ऊपर, यदि किसी पार्टिकल के ऊपर, यदि किसी वस्तु के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यदि किसी बॉडी के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी पार्टिकल के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है? आप इससे क्या समझते हैं? तो मेरे भाई थोड़ा सा इसको अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी बॉडी के ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे अपने एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। यदि किसी वस्तु के ऊपर ऋणावेश है, क्या है? यदि किसी वस्तु के ऊपर ऋणावेश है, निगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब तो इसका मतलब तो इसका मतलब क्या होगा? यदि किसी वस्तु के ऊपर ऋणावेश है, तो इसका मतलब यह है कि वह वस्तु, यदि किसी वस्तु के ऊपर ऋणावेश है, तो इसका मतलब यह है कि वह वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो वह वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम इसी का उल्टा अपन सोच सकते हैं। यदि किसी बॉडी के ऊपर, यदि किसी पार्टिकल के ऊपर, यदि किसी वस्तु के ऊपर मेरे भाई पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे सर इसका मतलब यह है सर कि उस पर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है। ऐसा है क्या? प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। इसको अपन अभी अभी आगे समझ रहे होंगे कैसे ये गलत बात है, इसको अपन अभी आगे डिस्कस कर रहे होंगे। सेम पहले अभी पॉइंट लिखते हैं। यदि किसी वस्तु के ऊपर, यदि किसी वस्तु के ऊपर धनावेश है, तो इसका मतलब
तो इसका मतलब यदि किसी वस्तु के ऊपर धनावेश है तो इसका मतलब यह है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इसका मतलब यह है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। सर ये कैसे? आपने वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा था तो आपने बोला कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। यहां पे सर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज मतलब धनावेश है तो यहां पे तो ये भी बोल सकते थे कि सर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी। नहीं, ये बात गलत है। कैसे गलत है आइए समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। बेटा जी थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ लेके चलता हूं आपको। मान लीजिए कोई न्यूक्लियर है, कोई एटम है, एटम के अंदर बेटा क्या होगा? न्यूक्लियर होगा। न्यूक्लियर में क्या होता है बेटा जी? न्यूट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन होता है, N+P, और इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, यूं 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 यूं। समझ रहे हैं? यूं 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 ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा होता है। बात समझ आई? इतनी बात क्लियर है? मैंने आपसे बोला कि यदि कोई भी बॉडी होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी पार्टिकल होगा, वो एटम से मिलके बना होगा। ये क्या है अपना? एटम। एटम बोले तो परमाणु। अरे यस और नो? कोई भी पार्टिकल, कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी एटम से जब मिलकर बना होगा तो इसका मतलब यह है कि एटम के अंदर बेटा न्यूक्लियर होगा, नाभिक होगा, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बॉन्डेड होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होगा जो कि उसके बाहरी कक्षा में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा होगा। इज दैट क्लियर? सर आपने बोला कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव आवेश है तो इसका मतलब उस बॉडी में नेगेटिव आवेश ज्यादा है। जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर उस बॉडी पे बढ़ा दी जाए तो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। नो दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन अगर वही उल्टी बात यहां पे हमने करी, यदि किसी वस्तु के ऊपर धनावेश है, कोई वस्तु है उसके ऊपर अगर धनावेश है तो इसका मतलब यह है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी है। सर प्रोटॉन क्यों नहीं हो सकते? प्रोटॉन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये जो न्यूक्लियर है, जो ये एटम का नाभिक है बेटा, प्रोटॉन इसके अंदर बॉन्डेड हैं। अगर जिस दिन ये प्रोटॉन यहां से टूट जाए, यहां से निकल जाए, तो बेटा ये न्यूक्लियर ना रहेगा। जब न्यूक्लियर ना रहेगा तो ये एटम ना रहेगा। तो काहे का वस्तु, काहे की हमारी आपकी बॉडी, काहे का ये स्टूडियो, काहे का ये सिस्टम, काहे का पेन, काहे का बोर्ड, जब न्यूक्लियर ना रहा, एटम परमाणु ना रहा, तो काहे की ये बॉडी की स्ट्रक्चर। इसलिए बेटा प्रोटॉन तो फिक्स है। किसी भी बॉडी को धनावेश या ऋणावेश करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन है। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने बढ़ा दी, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दी, तो इसका मतलब वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गई, उस बॉडी पर ऋणात्मक आवेश आ गया। अगर किसी बॉडी के ऊपर से यही इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, डिफेंसियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है? पहले तो ये कुछ चार्ज थी निगेटिव में, अब ये निगेटिव आवेश यहां से निकल गया, तो इसका मतलब अब ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई, धनात्मक चार्ज हो गई। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी बॉडी निगेटिव चार्ज कब होगी, धनात्मक चार्ज कब होगी, पॉजिटिव चार्ज कब होगी, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के एक्सेस पे डिपेंड करता है और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रॉनों की कमी पर डिपेंड करता है। बात समझ आई? प्रोटॉन पे नहीं डिपेंड करेगा। क्यों नहीं डिपेंड करेगा? क्योंकि प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियर के साथ बॉन्डेड होते हैं। अगर यहां से प्रोटॉन निकालोगे तो न्यूक्लियर नहीं बचेगा। जब न्यूक्लियर नहीं रहेगा तो एटम नहीं होगा। जब एटम नहीं होगा तो काहे का ये पूरा सृष्टि, नेचर पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। जैसा हम और आप अभी नेचर देख रहे हैं उस तरीके से नेचर नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर?
बात समझ आई? इसी में एक और पॉइंट की अपन चर्चा करते हैं, इसी में अपन एक और पॉइंट की चर्चा करते हैं मेरे भाई। यदि किसी बॉडी के ऊपर, यदि किसी वस्तु में, यदि किसी वस्तु में, यदि किसी वस्तु में आगे सर, यदि किसी वस्तु में न्यूट्रल चार्ज है, यदि कोई बॉडी, यदि कोई वस्तु न्यूट्रल है, अनावेशित है, तो इसका मतलब यह है कि यदि कोई वस्तु न्यूट्रल है, अनावेशित है, तो इसका मतलब यह है कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ऋणावेश होंगे, उतने ही धनावेश, मतलब ऋणावेश की संख्या ये किसके बराबर होगी मेरे भाई? धनावेशों की संख्या के बराबर होगी। धनावेशों की संख्या के बराबर होगी, धनावेशों के संख्या की बराबर होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई बॉडी है जो अनावेशित है, तो इसका मतलब यह है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या होगी, मतलब जितना ऋण आवेश होगा उतना ही धनावेश होगा। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, चार्ज की अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है। सर ये क्या है? ध्यान से समझिएगा, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी जो होती है ये किसी समथिंग, किसी नॉर्मल वैल्यू को ना लेकर किसी स्पेसिफिक वैल्यू को ले तो उसे बोला जाता है कि ये बॉडी जो है क्वांटाइज्ड है। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं। आप अपने घर से निकले, मार्केट में गए, मार्केट में गए तो आपने एक एप्पल का दुकान देखा, एप्पल वाला बढ़िया सा एप्पल लेके, बहुत सारे एप्पल लेके बैठा है। आप पहुंचे यहाँ पे, आपने बोला कि सर हमको आपने उनसे पूछा, शॉपकीपर से पूछा, उस दुकानदार से, आप दुकानदार से आपने पूछा कि बताइए भैया एप्पल कैसे दिए? तो दुकानदार ने बोला
कि 150 रुपए केजी। कितना? 150 रुपए किलो भैया एप्पल का दाम है। तो आपने बोला कि सर मुझे 1 किलो एप्पल नहीं चाहिए, आप हमें आधा केजी दे दीजिए। कितना दे दीजिए? आधा केजी दे दीजिए। उसने बोला कि भैया 75 रुपए ले आओ, आधा केजी एप्पल ले जाओ। दे दिया। फिर आप सेम दिन लेके चले आए घर, खाया पिया बढ़िया मस्त तरीके से। फिर अगले दिन आपने फिर दुकानदार के पास गए, आपने बोला कि भैया आज हमें फिर एप्पल चाहिए, लेकिन आज आधा केजी की जगह नहीं, उतना बजट नहीं है, उतना बजट हमारा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप हमसे 10 रुपए ले लीजिए और हमें 1 एप्पल दे दीजिए। उसने बोला ठीक है, नो डाउट, ले लो, 10 रुपए दो, 1 एप्पल ले जाओ। उसने आपने उनको 10 रुपए दिया उस शॉपकीपर को, और आपने 1 एप्पल वहां से लिया और खाया पिया मस्त चलाया। फिर अगले दिन आपको एप्पल खाने का मन हुआ, लेकिन अब वही है कि आपके बजट के अकॉर्डिंग ये चीजें थोड़ी सी महंगी थी, तो आज आपके पॉकेट में मात्र 5 रुपए है। कितना है? मात्र 5 रुपए है। आप गए, उससे बोले कि भैया मुझे एप्पल चाहिए, आप एप्पल दे दीजिए। आपने कल हमें 10 रुपए में 1 एप्पल दिया था। 10 रुपए में कितना? 1 एप्पल दिया था। लेकिन आज हमें 5 रुपए है मेरे पास, आज हमें आप 5 रुपए में 1 एप्पल अगर पड़ रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं पड़ रहा है तो 1/2 यानी आधा एप्पल दे दीजिए। आधा एप्पल काट कर हमें दे दीजिए। तो शॉपकीपर को आपकी बात सुन के उसको आ गया गुस्सा, वो हो गया आवेशित और उठाया डंडा, आपको मारने पीटने के लिए दौड़ा लिया। तो बात यह है कि एप्पल की जो कहानी है, एप्पल वाला शॉपकीपर या तो आपको मिनिमम 1 एप्पल दे सकता है, या उससे ज्यादा 2 एप्पल दे सकता है, या 3 एप्पल दे सकता है, या 4 एप्पल दे सकता है मेरे भाई, या 1 पाव दे सकता है, या आधा केजी दे सकता है, या 1 केजी 2 केजी व्हाट एवर इतना दे सकता है। मतलब कि मिनिमम और मिनिमम वो 1 एप्पल दे सकता है आपको, इससे कम में एप्पल नहीं दे सकता वो आपको। इससे कम अगर आप मांगेंगे तो आप समझ लीजिए पीटे जाएंगे। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ आ गई आपको? उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी मेरे भाई। अब बात करते हैं अपन चार्ज के ऊपर। चार्ज की क्या कहानी है, अब अपन इसकी बात करते हैं। चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब ये जो कहानी इतनी देर से मैं आपको समझा रहा था एप्पल वाली, एप्पल भी तो क्वांटाइज्ड ही था मेरे भाई। मैथमेटिकली अगर सोचा जाए कि 1 एप्पल ले रहा है मिनिमम, 2 एप्पल ले रहा है, 1 से आधा एप्पल की अगर बात करें तो वो नहीं ले पा रहा है। इसका मतलब या तो 1 एप्पल लेगा, या 2 एप्पल लेगा, 1.5 एप्पल यानी 1 सही 1 एप्पल लेगा, या तो 2 एप्पल लेगा, या अगर मैं बात करूं 1 सही 1/2 यानी 1.5 एप्पल, 1.5 एप्पल नहीं लेगा। इसका मतलब क्या है? 1 एप्पल ले सकता है, 2 एप्पल, 3 एप्पल। इसका मतलब यह है कि अगर चार्ज Q है किसी बॉडी के ऊपर जो आवेश है, जो चार्ज है, अगर Q चार्ज है, अगर जो Q है वो किसके बराबर होता है? किसी बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अरे यस और नो? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यानी किसी बॉडी पे मिनिमम जो चार्ज होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो n इलेक्ट्रॉन होगा मेरे भाई। इसका मतलब जो है चार्ज आज यहां क्या है? क्वांटाइज्ड है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 0.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या, तो आप बोलेंगे सर शॉपकीपर दौड़ाया था, मैं भी आपको दौड़ा लूंगा। ये बेटा सोचना भी पाप है, यहां तक सोचना भी मेरे भाई पाप है। क्योंकि मिनिमम किसी बॉडी का जो एटम है, जो अणु है, जो परमाणु है, वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का आधा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन का आधा जब नहीं हो सकता तो यहां पे 1/2 इलेक्ट्रॉन चार्ज भी तो नहीं हो सकता ना। इसलिए बोला गया जो है चार्ज इज क्वांटाइज। यहां पे जो n है मेरे भाई, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी आवेशों इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है।
क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्लियर है क्या? सभी को क्लियर हो गया? फटाफट बताएं एक बार, जोरदार जिंदाबाद तरीके से, बिंदास तरीके से कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बताएं मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया, अगली प्रॉपर्टी के ऊपर अपन चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली जो प्रॉपर्टी है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है। अब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, अब दोनों एक ही बिरादरी के हैं। जब दोनों एक ही बिरादरी के होंगे तो ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे कि आप मेरे साथ, मेरे सामने मत खड़े हो, दूर जाओ। इज दैट क्लियर? सेम इसी की उल्टी कहानी, विपरीत प्रकृति के चार्ज, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों के ही साथ नहीं, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो भी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहा होता। रिपल मतलब दूर भगा रहा होता, प्रतिकर्षित कर रहा होता। इज दैट क्लियर? सेम इसकी अपोजिट कहानी, अगर यहां पे निगेटिव चार्ज है, अगर यहां पे निगेटिव चार्ज है, यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को ये क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे, आकर्षित कर रहे होंगे कि ये बोलेगा आप यहां क्यों हैं, आप मेरे पास आइए, बुलाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? ये थी बेटा चार्ज की प्रॉपर्टी। और भी प्रॉपर्टी है, उसको अपन वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे। अगली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगली है। चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही मेरे भाई आवेश को नष्ट किया जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा था क्लास 11th में, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। सेम वही कहानी है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा, या इसको और करके समझते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा कैसा होगा? सिस्टम के लिए आवेश हमेशा कंजर्व रहेगा। कैसा रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। मतलब कि इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। चार्ज हमेशा
कंजर्व रहेगा। बात समझ आई? अरे यस और नो? चलिए बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। थोड़ा सा पानी पी लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब आपके बीच में डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रॉपर्टी को जैसे ही अपन डिस्कस करेंगे, आपके दिमाग में अगले भी जो क्लास 12th के चैप्टर हैं थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के बेस पे क्लास 12th की जो फर्स्ट बुक होती है उसको अपन कंप्लीट कर रहे होते हैं। मतलब कि 8 चैप्टर इसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड हो रही होगी। जो क्लास 12th के चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर इसी सेम प्रॉपर्टी पे डिपेंड हो रही होगी। कैसे? अभी अपन डिस्कस कर रहे होंगे। प्रॉपर्टी ध्यान से समझिएगा। यदि चार्ज रेस्ट पे है, यदि आवेश रुका हुआ है, यदि आवेश रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा। या विद्युत क्षेत्र महसूस कर रहा होगा। अगर आवेश रुका हुआ है तो वह केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र पर ही डिपेंड कर रहा होगा। या तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा या वैद्युत क्षेत्र जो है महसूस कर रहा होगा, किसी भी नेचर के अंदर, किसी भी सराउंडिंग के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर, किसी भी निकाय के अंदर। बात समझ आई? अगली बात इसी में और डिस्कस करते हैं। यदि आवेश गतिमान है, v वेलोसिटी से, v वेग से गतिमान है, तो यह वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा।
या महसूस कर रहा होगा, या तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा या महसूस कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? यदि किसी v वेलोसिटी के साथ चार्ज यानी आवेश गतिमान है तो वह किसी रीजन के अंदर, किसी निकाय के अंदर, किसी सराउंडिंग के अंदर वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा या उसको महसूस कर रहा होगा, फील कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? अगर वो रुका हुआ है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है या महसूस कर रहा है। अगर वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या किसी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जा रहा है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर रहा होगा या तो जनरेट कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? सभी को ये पॉइंट क्लियर है क्या? चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है मेरे भाई? अगर चार्ज जो है अगर जो चार्ज है किसी रैंडम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट कर रहा होगा, किसी जिसको अपन बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। बात समझ आई? यदि लिखते हैं यदि आवेश किसी वेरिएबल वेलोसिटी से यानी वेग से मूव कर रहा है, चल रहा है, गति कर रहा है, तो यह वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कर रहा होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कर रहा होगा। तो मेरे भाई सारी कहानी जो है इलेक्ट्रॉन्स की ही है। इलेक्ट्रॉन्स कब कैसे मूव कर रहा होता है उसकी वजह से ही चैप्टर डिफाइन किए जाते हैं। इसी तीनों पॉइंट से क्लास 12th के 8 चैप्टर को डिफाइन किया गया है। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपन पढ़ लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो वहां पे अपन करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह को ही डिस्कस कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? ये थी अभी तक की अपनी चार्ज की प्रॉपर्टी। इतनी ही प्रॉपर्टी अपने सिलेबस में है और सिलेबस के साथ साथ चार्ज के साथ हमने हर एक पॉइंट डिस्कस कर लिया जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड है। बात समझ आई? इससे बाहर का पॉइंट आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम की बात करूं या आईआईटी जेईई की बात करें या नीट की बात करें, उसमें भी नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई। यही ही इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? चलिए बात करते हैं इसके आगे बात करते हैं कि किसी भी मैटर को अपन डिफाइन कैसे करते हैं। चलिए सर आप इलेक्ट्रॉन की बात तो कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्चुअली आता है किसी मैटर में क्या आता है सर? किसी न्यूक्लियर में होता है, किसी एटम में होता है, न्यूक्लियर में नहीं। न्यूक्लियर में तो प्रोटॉन होते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी एटम में होता है मेरे भाई। किस में होता है? किसी एटम में होता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में होता है तो एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। तो मैटर को कैसे अपन डिफाइन करते हैं? मैटर बोलो या पदार्थ बोलो, किसी भी पदार्थ को नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर हम किसी भी पदार्थ को
प्रकृति के अंदर हम किसी भी पदार्थ को 3 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। नेचर के अंदर किसी भी मैटर को, किसी भी पदार्थ को अपन 3 प्रकार से डिफाइन कर रहे होते हैं, प्रदर्शित कर रहे होते हैं। सर ये क्यों बता रहे हो? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की कहानी चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जहां पे आता है वो मैटर के अंदर ही आता है, तो ये थोड़ा सा समझना अपने लिए इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में भी है। सर 3 प्रकार के कौन कौन से मैटर हैं? अगर उसके बात करें तो जो नंबर 1 है मेरे भाई, कंडक्टर। कंडक्टर बोल दो या चालक बोल दो, दोनों बात एक ही है। कंडक्टर में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अरे यस और नो? कंडक्टर में क्या होता है मेरे भाई? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका मतलब क्या है? इसमें बहुसंख्यक मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बहुसंख्यक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सर बहुसंख्यक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसका मतलब क्या है? सिर्फ चालक के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बेटा हर उस जगह पर है जहां पे एटम है। कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर इस नेचर के अंदर अगर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन बेटा हर जगह है जहां पे एटम है, क्योंकि एटम मिलकर बना ही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। बात समझ आई? अगर मैं बात करूं चालक के अंदर, सर बहुसंख्यक मतलब बहुत ज्यादा संख्या में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या है सर? ये कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं अभी अपन आगे डिस्कस कर रहे होंगे, नो डाउट। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से कोई भी बॉडी कंडक्टिंग फॉर्म में होती है, चालक फॉर्म में होती है। बेसिकली यही मुक्त इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी बॉडी को चालन कराने में। चालक से आप क्या समझते हैं? चालक के अंदर यह होता है कि सर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है, जिसकी वजह से करंट यानी बिजली उत्पन्न होती है, उसी को चालन कहते हैं। अरे गांव की भाषा में वही तो कहते हो भाई कि ऐसा कोई वायर ले आओ जहां पे करंट का फ्लो हो, यानी वो चालन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, तभी तो बिजली बह रही है। तभी तो कहते हैं लोग बिजली से दूर रहो। यानी हमारी और आपकी जो बॉडी है ये एटम से मिलकर बनी है। अगर एटम से मिलकर बनी है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन है, तभी तो हमें और आपको बिजली मारती है, करंट लगता है। अरे भाई, इज दैट क्लियर? बात समझ आए? चालक क्या है बेटा? इसमें बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस इतनी सी बात है। बस इतनी सी बात यहां समझना है। और इसको आगे अपन इलेक्ट्रॉनिक्स यानी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इसको और बेसिकली पूरे डिटेल्स में पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहां अपना इतना ही काम है कि चालक जो होते हैं बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स वाले होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। बात समझ आई? बात समझ आई? अरे यस और नो? और अगर ये लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, अगर ये लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब ये है कि यही इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, अगर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब यह है कि यही इलेक्ट्रॉन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ले जाने के लिए।
यही इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ले जाने के लिए। बात समझ आई? यस और नो? फटाफट एक बार जोरदार जिंदाबाद बिंदास तरीके से कमेंट सेक्शन में कमेंट में करके बताएं क्या चीजें क्लियर हैं। यहां तक अपन आगे बढ़े। अब बात करते हैं बेटा मैटर के दूसरे टाइप आपकी। किसकी बात करते हैं? मैटर के दूसरे टाइप आपकी। सर दूसरा मैटर क्या है? सर पहला तो चालक हो गया, दूसरा क्या है? कुचालक। कुचालक मतलब इंसुलेटर। इंसुलेटर सर इसको कैसे डिफाइन करते हैं? क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते? मैंने बताया बेटा, अभी भी बोल रहा हूं कि जो इंसुलेटर होता है या चालक जो होता है, कंडक्टर होता है या कुचालक होता है, सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। इस नेचर के अंदर अगर कोई भी मैटर एग्जिस्ट कर रहा है चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, तो उसके अंदर अगर एटम है तो एटम में बेटा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होगा। तो हर जगह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है बेटा, लेकिन कुछ ना कुछ हर मैटर की अपनी कहानी होगी जिसकी वजह से उसको अपन कैटेगरी वाइज डिफाइन कर रहे होंगे, कौन सा चालक है, कौन सा कुचालक है, कौन सा अर्धचालक है। तो मेरे भाई इसमें क्या होता है? दे हैव, ये बंधित, इसमें या ए बंधित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। बंधित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ये क्या रखते हैं मेरे भाई? बंधित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाता, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर पाते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो बॉडी है बेटा कुचालक बॉडी है, इसके अंदर करंट का प्रवाह नहीं हो सकता। गांव में आप देखते होंगे बिजली का वायर कभी अगर कहीं कुछ टूटा उटा रहता है, अगर आपको नॉर्मल ऐसे जोड़ना ओढ़ना होता है तो आप एक सूखी लकड़ी की सहायता से उसको जोड़ते हैं, क्योंकि बेटा सूखी लकड़ी जो है वो विद्युत का कुचालक होती है। कुचालक इसका क्या मतलब? उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि हमेशा न्यूक्लियर के साथ बाउंडेड होते हैं। कैसे होते हैं, कौन सा फोर्स लगता है, ये सब आगे की कहानी में अपन सीख रहे होंगे, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि ये एक जगह से दूसरी जगह, अगर ये बॉन्डेड है, एक जगह बंधित है, तो ये अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर पाते। जब अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि ये करंट का फ्लो नहीं करा पाएंगे। इज दैट क्लियर? बातें समझ आ गई मेरे भाई? अगली जो मैटर की कैटेगरी है मेरे भाई, मैटर की जो अगली कैटेगरी है दैट इज अर्धचालक। अगली जो मैटर की कैटेगरी है दैट इज अर्धचालक। सर ये क्या है? अगली जो मैटर की कैटेगरी है दैट इज अर्धचालक। सर ये अर्धचालक क्या है? अर्धचालक क्या है सर? बहुत ही आसान डिफिनीशन बेटा। ये डिफिनीशन जो मैं अर्धचालक का देने वाला हूं, सेमीकंडक्टर का देने वाला हूं, किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान इसका डिफिनीशन है, ध्यान से समझना। कंडक्टर इज कंडक्टर, कंडक्टर इज कंडक्टर, इंसुलेटर इज इंसुलेटर, बट सेमीकंडक्टर हैज डुअल नेचर। क्या है मेरे भाई? ध्यान से समझना। चालक जो है चालक है, कंडक्टर इज कंडक्टर, चालक चालक है। सेमीकंडक्टर
सॉरी, इंसुलेटर इज इंसुलेटर, चालक चालक है, इंसुलेटर इंसुलेटर है, बट सेमीकंडक्टर है ड्यूअल नेचर। कहने का क्या मतलब है? चालक चालक है, कुचालक कुचालक है, लेकिन अर्धचालक लेकिन अर्धचालक जो है दोनों नेचर में होता है। इसका मतलब क्या है? अर्धचालक चालक भी होगा बेटा और कुचालक का भी काम करेगा। इसका मतलब बहुरूपिया है, जब चाहे जैसे चाहे हम इसको अपने उपयोग में ला सकते हैं। जब हम चाहे तो इसको चालक की भांति कार्य करा सकते हैं, जब हम चाहे तो इसको बेटा कुचालक की भांति कार्य करा सकते हैं। इसको अपन अपने ऊपर डिपेंड है कि इसको अपन कैसा काम में यूज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इन नेचर के अंदर, जो इसका एग्जाम्पल होगा मेरे भाई सिलिकॉन और जर्मेनियम होगा बेटर चालक। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है बेटा वो इस नेचर के अंदर सबसे अच्छे बेटर चालक हैं, सबसे अच्छे और बेटर चालक हैं बेटा, सबसे अच्छे और बेटर चालक हैं। अगर मैं बात करूं बेटा चालक के एग्जाम्पल की, तो इसमें जो इसका एग्जाम्पल होगा बेटा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मेटल हो जाएगा। मेटल हो जाएगा मतलब धातु हो जाएगा। अगर वही मैं बात करूं मेरे भाई, अगर मैं बात करूं वही इंसुलेटर क्या है, तो इंसुलेटर क्या हो जाएगा मेरे भाई? लकड़ी मान लो, लकड़ी मान लो, रबड़ मान लो, सॉरी सॉरी एवरीवन, यहां लिख देता हूं रबड़। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, किसके बेटा? कुचालक के या इंसुलेटर के। अगर मैं बात करूं बेटा सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल क्या होगा, तो सेमीकंडक्टर का मेरे भाई एग्जाम्पल होगा क्या? सिलिकॉन और जर्मेनियम नेचर के अंदर सबसे अच्छे अर्धचालक है। बात समझ आई? अरे यस और नो, इज दैट क्लियर? चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं अपन। अगला पॉइंट क्या है? हाँ, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है नेचर के अंदर सबसे अच्छे चालक हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम नेचर के अंदर सबसे अच्छे बेटा चालक हैं। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? सॉरी सॉरी सॉरी, अपोलोराइज। सिलिकॉन और जर्मेनियम नेचर के अंदर सबसे अच्छे अर्धचालक हैं। चलिए इतनी बात समझ आ गई। अगली जो अपनी हेडिंग है मेरे भाई, अगली जो अपनी हेडिंग है आवेशन की विधियां। इसका अगर इंग्लिश फॉर्म देखें तो चार्जिंग। आवेशन की विधियां मेरे भाई चार्जिंग। इज दैट क्लियर? आवेशन की विधियां यानी चार्जिंग। इसमें जो पहला है थर्मियोनिक इफेक्ट, यानी कि ऊष्मीय प्रभाव। क्या है मेरे भाई?
ऊष्मीय प्रभाव। थर्मियोनिक इफेक्ट। सर ये थर्मियोनिक इफेक्ट क्या है? सर ये थर्मियोनिक इफेक्ट क्या है? सर ये थर्मियोनिक इफेक्ट क्या है? ध्यान से समझना मेरे भाई। ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मा, ऊर्जा। अगर मैं आपसे पूछूं ऊर्जा और ऊष्मा में क्या अंतर है, तो आप क्या इसे समझेंगे? मैं आपसे पूछूं कि ऊष्मा और ऊर्जा में क्या अंतर है, तो आप इससे क्या समझते हैं? सर दोनों चीज एक है। मैं भी कह रहा हूं हाँ सही है, दोनों चीज एक ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। सर कैसे? ध्यान से समझना। ऊर्जा को लिया जा सकता है, ऊर्जा को लिया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, लेकिन ऊष्मा को फील किया जा सकता है। कहीं से आपको ऊष्मा मिल रही है, आप उसको फील कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा आपको एज ए क्वांटिटी फॉर्म में मिल सकती है। इज दैट क्लियर? इतना ही डिफरेंस। सर उसमें प्रभाव कैसे है, क्या है? ध्यान से समझना। मान लेना बेटा यहां कोई क्या है, मेटल। मेटल है, मेटल, मेटल धातु यानी मेटल है, तो मेरे बच्चों के माइंड में तीन चीजें याद आ रही होंगी। किसी भी पदार्थ को, किसी भी मैटर को अपन ने तीन प्रकार से डिफाइन किया है। पहला क्या बेटा? कंडक्टर। दूसरा क्या बेटा? सेमीकंडक्टर। तीसरा क्या बेटा? इंसुलेटर। अगर मेटल है तो मेटल किसका एग्जांपल है बेटा? कहीं ना कहीं आपके माइंड में आप ये बोल रहे होंगे, कैमरे के पीछे से चिल्ला रहे होंगे कि सर जो मेटल है ये क्या है? कंडक्टर है। अगर ये बेटा कंडक्टर है तो इसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बेटा यहां इलेक्ट्रॉन बनाने में किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या? यहां इलेक्ट्रॉन यहां लिखने में किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरे भाई। ये मेटल था, मेटल में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बातें चर्चा कर चुका हूं बेटा, कोई नई बात नहीं है। मेटल था बेटा, ठीक। एक बर्नर लिया, बर्नर, बर्नर आप बोलो, बर्नर ना मिले तो बेटा आग लगा दो नीचे। सर कमेंट सेक्शन में भी आग लगा दूं क्या? तो बेटा मना कौन किया है, फटाफट लगाओ ना, आग लगा दो, दिल बना दो, जो मन कहे सो कर दो। एक बार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से कमेंट में, अगर चीजें समझ आ रही, क्लियर आ रही, मैं फील कर पा रहे हो फिजिक्स को, तो एक बार जिंदाबाद तरीके से कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ सर बस मजा आ रहा है, हमारा भी हौसला एक बुलंद हो जाए बेटा। आपसे ही तो मोटिवेशन मिलती है। हाँ बेटा मेटल था, एक दिया लिया, एक बर्नर लिया हमने, इसको हीट दे दिया। क्या कर दिया बेटा? हीट, यानी उष्मा दे दिया, गर्म कर दिया। अगर बेटा गर्म कर दिया, इसको हीट दे दिया हमने, मेटल था, इलेक्ट्रॉन था इसके अंदर। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के इसको एनर्जी मिल गई। इसको जब एनर्जी मिल गई तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसके मेटल के सरफेस पे चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन अब कहां आ गया बेटा? इलेक्ट्रॉन अब मेटल के सरफेस पे आ गया। अगर जब इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे आ गया तो ये जो बॉडी थी, मेटल की जो बॉडी थी, कैसी चार्ज हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। कैसी चार्ज हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज क्यों हो जाएगी मेरे भाई? क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है, इसलिए ये बॉडी क्या हो जाएगी मेरे भाई? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, धनात्मक चार्ज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ आई क्या? इतनी बात समझ आ गई? समझ आ गई क्या? अरे यस और नो? इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई मेरे भाई? चलो बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। आगे समझते हैं। ये पहला थर्मियोनिक इफेक्ट यानी ऊष्मीय प्रभाव था। अगला प्रभाव समझते हैं। अगला प्रभाव कौन सा होगा? अगला प्रभाव समझते हैं। दूसरा कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर ये चैप्टर भी है क्या?
सर एनसीईआरटी में देखा था, ये चैप्टर भी है क्या? हाँ बेटा चैप्टर है, चैप्टर है। चैप्टर के अंदर अपन डिटेल्स में पढ़ रहे होंगे। यहां सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बस ओवरव्यू ले रहे हैं कि कैसे चार्जिंग की सिस्टम चलती है किसी भी नेचर में। समझ आई बात? तो बेटा अगला जो पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी इसको शॉर्टकट में पीईई बोला जाता है। पीईई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या बेटा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या बोला जाता है बेटा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर क्या कहानी है? कोई बात नहीं बेटा, आप तो बस ऐसे बस लेक्चर को देखो, समझ आ जाएगा। फिर वही कहानी बेटा, मेटल का टुकड़ा लेके आया आज मैं मेटल का टुकड़ा लेके आया। मेटल का टुकड़ा है तो बेटा इसमें क्या होंगे? ओ होंगे। ओ कौन होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे यार कौन होंगे मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कौन होंगे मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आज क्या है? मेटल का टुकड़ा हमने ले आया बेटा, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी इसको आज हमने मेटल के टुकड़े को उठा के बाहर नेचर के अंदर ले गए, छत पे रख दिए, और बाहर से सूर्य भगवान साहब अपनी एनर्जी देने लगे। क्या देने लगे? एनर्जी देने लगे। एनर्जी मतलब उष्मा, उष्मा उष्मा, एनर्जी देने लगे। जब एनर्जी देने लगे तो मेरे भाई मेटल के अंदर क्या हुआ? मेटल के अंदर जब एनर्जी आई, ई बराबर किसके? जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे होंगे तो वहां पे जो एनर्जी होगी ये होगी hc बाई लैम्डा या h म्यू के बराबर होगी। hc बाई लैम्डा या h म्यू के बराबर होगी। यहां पे जैसे हमने लैम्डा को क्या किया? घटाया, वहां पे एनर्जी बेटा तुरंत बढ़ी, या जैसे म्यू को बढ़ाया तुरंत बेटा एनर्जी बढ़ी। जैसे जैसे एनर्जी बेटा बढ़ती जाएगी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेटा, इनको एनर्जी ये सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते जाएंगे। जब ट्रांसफर करते जाएंगे तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो आज यहाँ मेटल के अंदर है बेटा, यहां से निकल के बेटा, यहां से निकल के सरफेस पे चले जाएंगे। यहां से निकल के बेटा कहां चले जाएंगे? सरफेस पे चले जाएंगे। जब ये सरफेस पे चले जाएंगे मेरे भाई, जब ये सरफेस पे चले जाएंगे तो ये जो मेटल होगा बेटा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब ये मेटल होगा बेटा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इनिशियल फेज में ये मेटल कैसा था बेटा? इनिशियल फेज में ये मेटल न्यूट्रल था, लेकिन हमने इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से एनर्जी दी, जो एनर्जी किसके बराबर थी? hc बाई लैम्डा या h म्यू के बराबर थी। ये v नहीं, h म्यू है। h म्यू के बराबर जब हमने इसको एनर्जी दी तो बेटा यहां से जो इलेक्ट्रॉन है निकल के सरफेस पे आ गए। जब सरफेस पे आ गए बेटा, जब सरफेस पे आ गए मेरे भाई, जब सरफेस पे आ गए मेरे भाई, तो यहाँ का जो मेटल था, यहाँ का जो मेटल था ये कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ बेटा? क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर से यहाँ से गायब हो गए, जिसकी वजह से ये मेटल बेटा कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लियर है सभी को? सभी को चीजें क्लियर हैं क्या? सभी को चीजें क्लियर हैं क्या? अरे यस और नो, अरे यस और नो। चलिए दूसरा टाइप हमने देख लिया, अगले टाइप की बात करते हैं। सर अगला कौन सा टाइप होने वाला है? फील्ड इमिशन। उष्मा क्षेत्र, उष्मा क्षेत्र कैसे बेटा? फिर वही कहानी, मेटल है, मेटल है तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मेटल आएगा तो उसके अंदर वो भी आएंगे,
अगर वो आएगा तो उसके पीछे वो भी आएगी, मतलब मेटल आएगा तो उसके पीछे इलेक्ट्रॉन जरूर आएगा। बात समझ आई? अरे तुम गलत मत समझो, ध्यान से देखो। मेटल है, मेटल में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा। इसके सामने वाली पोर्शन पे, तुम्हें गाना याद आ गया क्या? मेरे सामने वाली, यहां पे देखो, ध्यान से समझो बेटा। यहां पे हमने बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज ले आए। क्या ले आया? बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज ले आया, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज ले आया। इनिशियल फेज पे ये मेटल रेस्ट पे था, आराम से न्यूट्रल था। फिर इसके सामने हमने बहुत दूर से पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा लेके आए। जब पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा लेके आए बेटा, तो ये पॉजिटिव, ये बेटा निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के इसके सरफेस पे जमा हो जाएगा। जब बेटा इधर इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे जमा हो जाएगा तो इस साइड बेटा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बात समझ आई? बात समझ आई? अगला जो है बेटा, अगला जो है आप शायद बहुत बार ये प्रैक्टिकल किए भी हो, नो डाउट आपने किया है, मुझे पता है बेटा। अगला जो है फ्रिक्शन। अगला जो है बेटा फ्रिक्शन, घर्षण। ये बताओ, आपने बचपन में पेंसिल से अपने सर में रगड़ कर कागज को नहीं उठाया है? कागज को नहीं उठाया है? एक ग्लास ले लिया हमने बेटा, क्या ले लिया? ग्लास। और एक रेशम का कपड़ा, ये क्या है? रेशम का कपड़ा। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रब कर दिया। दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्या कर दिया मेरे भाई? रब कर दिया, रगड़ दिया, घिस दिया, जिसे अपन देसी भाषा में समझ सकते हैं। रेशम का कपड़ा लिया हमने, ग्लास के ऊपर रब कर लिया, फिर इसके बाद दोनों को अलग कर दिया। तो जो ग्लास था मेरे भाई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो रेशम का कपड़ा था इसके ऊपर बेटा निगेटिव चार्ज आ गया। दोनों बॉडी चार्जिंग हो गई। ये है क्या है? ग्लास है, और ये रेशम का कपड़ा है। क्या है मेरे भाई? ये रेशम का कपड़ा है। क्या है मेरे भाई? ये रेशम का कपड़ा है। बात समझ आई? अरे यस और नो? पॉजिटिव चार्ज कौन रखा? पॉजिटिव चार्ज बेटा जी ग्लास रखा। निगेटिव चार्ज क्या कौन रखा बेटा जी? निगेटिव चार्ज रेशम का कपड़ा रखा। बात समझ आई? अरे यस और नो? बात समझ आई? पक्की बात? चलिए अगली बात करते हैं बेटा, बाई कंडक्शन। अगला जो है चार्जिंग का मेथड 5 नंबर, बाई कंडक्शन। चालन के द्वारा। सर ये क्या है? कोई बात नहीं बेटा, समझ रहे होंगे, हर चीज का अपना समय है। जैसे इतना समझाया वैसे ये भी समझाएंगे बेटा, समझ आएगा, समझ तो आएगा, समझना तो है। मान लो बेटा कोई बॉडी थी, ये कैसी चार्ज थी बेटा? पॉजिटिव चार्ज थी। कोई बॉडी है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है मेरे भाई? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है मेरे भाई, अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी एक कोई बॉडी है जो क्या है? न्यूट्रल है। जो क्या है? न्यूट्रल है। इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये बॉडी लाके हमने टच करा दिया इस बॉडी से। ये बॉडी से लाके हमने क्या करा दिया? टच करा दिया। अब ये जो चार्ज था इस पे बेटा पॉजिटिव, इसी वाली बॉडी के ऊपर से उतर के साथ में दोनों बॉडी के ऊपर फैल जाएगा। दोनों बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा मेरे भाई? फैल जाएगा। अगर जब ये चार्ज दोनों बॉडी के ऊपर फैल जाएगा तो आगे की कहानी क्या होगी? फिर हम ये दोनों बॉडी एक दूसरे से अलग कर देंगे। एक दूसरे से अलग कर देंगे बेटा। एक दूसरे से हम क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। एक दूसरे से क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। एक दूसरे से क्या कर देंगे? अलग कर देंगे।
एक दूसरे से हम अलग कर देंगे। पहले तो ये वाली बॉडी बेटा नो डाउट न्यूट्रल थी, लेकिन अब देखो चार्ज हो गई। तो ये थी बेटा किसी भी बॉडी को अपन डिफरेंट डिफरेंट वे से कैसे अपन चार्ज कर सकते हैं, कैसे आवेशित कर सकते हैं, कैसे उसका आवेशन कर सकते हैं। अभी तक अपन ने ये समझ रहे थे। यहां तक चीजें मेरे सभी छोटे भाई बहनों को सबको समझ आ गई? एक बार जोरदार जिंदाबाद तरीके से कमेंट सेक्शन में आग लगा के बता दो यार, दिल बरसा दो यार अगर समझ आ गया है, चीजें क्लियर हैं। चलिए सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया मजा आ गया। सर आपने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया बेटा, ध्यान से सुनो। अभी तक एक समरी कर लेते हैं। अभी तक अपन ने सबसे पहले चैप्टर को डिफाइन किया, फिर उसके बाद चार्ज वर्ड आया, चार्ज को डिफाइन किया, फिर चार्ज की प्रॉपर्टी को अपन ने डिस्कस करी। चार्ज की प्रॉपर्टी के बाद फिर अपन ने चार्ज को कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे में मैटर फॉर्म में अपन ने उसको ड्राइव किया, मैटर कितने टाइप्स के होते हैं ये सब डिस्कस किया। फिर किसी भी मैटर को कैसे चार्जिंग किया जाए, कोई भी मेथड चार्जिंग के, उसको अपन ने डिफाइन किया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्तों को समझ आ गया होगा, सारी चीजें एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर ही होंगी। अरे यस और नो, एक बार जिंदाबाद तरीके से कमेंट सेक्शन में आग बना दो यार, दिल बना दो, कमेंट सेक्शन पूरा लाल 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 कर दो, ताकि मैं भी कहूं कि अरे मैं तो लाल 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 हो गया, मैं तो लाल 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 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया शानदार। अगली जो अपनी हेडिंग है, अगला जो अपना टॉपिक है बेटा जी, अगला जो अपना टॉपिक है बेटा जी, कूलम नियम। क्या है बेटा जी? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम बहुत बेहतरीन नियम है, बहुत ही बेहतरीन नियम है। कूलाम के नियम पे मैं थोड़ा सा लेट में आऊंगा, आपको फील कराना चाहता हूं, थोड़ा सा फील। कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा, एनर्जी लगेगी, कोई बात नहीं, देते हैं, समझ तो आएगा, फील तो आएगा यार। फिजिक्स का फील करना ही अपना मोटिव होना चाहिए। अरे ऐसा नो, मतलब फील के साथ साथ सवाल भी बनाने हैं, एग्जाम में बैठना भी है, पेपर भी देना है। जिस दिन बेटा जो भी चीजें फील आ गई, मजा आ जाता है ना, फिर वो चीजें भूलती नहीं, माइंड में सेट हो जाती हैं। कोई बात नहीं बेटा, फील करते हैं, भले से थोड़ा सा टाइम लगेगा। आइए, बात है 1600 ईस्वी के समथिंग की बात है यार। उस जमाने में एक न्यूटन सर नाम के वैज्ञानिक थे, नाम तो सुना होगा। फिजिक्स के अगर फादर की बात करें तो दो लोग का नाम आता है, कहीं ना कहीं सर आइजैक न्यूटन साहब का नाम आता है, दूसरा नाम कहीं ना कहीं अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का नाम आता है। क्लास 11th में ही या क्लास 9th में ही न्यूटन साहब के नाम से अपन रूबरू हो जाते हैं। क्लास 12th में अपन कहीं ना कहीं अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का नाम से रूबरू होते हैं, गॉड ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी बोला जाता है उन्हें। कोई बात नहीं, उस सबको पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ न्यूटन साहब, सर 1600 ईस्वी के आसपास की बात है बेटा। न्यूटन साहब एक नियम दिया इन्होंने एनएलएम फॉर्म में। उन्होंने बोला कि अगर दो मासेस हैं कहीं पे, एक का मास है m1, दूसरे का मास बेटा m2, थोड़ा सा मैकेनिक्स की तरफ ताकि आप रिलेट कर पाओ। दूसरे का मास m2, बीच का सेपरेशन बेटा r, तो इनके बीच में एक रिलेशन होगा, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। जो फोर्स होगा, जो बल होगा बेटा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, एक दूसरे को बेटा हमेशा बांध के रख रहा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। और इनके बीच का रिलेशन जो फोर्स होगा ये समानुपाती होगा इनके मास के मल्टीप्लीकेशन के, यानी m1 इंटू m2 के। और दूसरा जो समीकरण निकल के आया बेटा, ये जो फोर्स होगा समानुपाती होगा मेरे भाई इनके बीच की दूरी के वर्ग के उल्टानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती के प्रोपोर्शनल होगा। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया, ऐड बेटा मतलब जोड़ दिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब दोनों को अपन ने ऐड कर दिया तो यह प्रोपोर्शनल क्या आ गया, m1 इंटू m2 बाई बेटा r स्क्वायर। अरे यस सर नो, यहां तक चीजें क्लियर हैं। फिर बेटा इधर
ये प्रोपोर्शनल हमने हटाया, एक कांस्टेंट लगा दिया, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये कैपिटल G क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आर क्या है बेटा? इनके बीच का सेपरेशन। एम क्या है बेटा? m1 और m2 मास है। एफ क्या है बेटा? फोर्स है। ये फॉर्मूले से तो आप रूबरू होंगे बेटा, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी पढ़ के आए होंगे मेरे बच्चे। चीजें क्लियर है यहां तक? सर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते पढ़ाते कहां मैकेनिक्स में घुसने लगे बेटा? कुछ चीजें होती हैं फील कराने के लिए, आपको फील आ जाए तो हमें कहीं भी घुसना पड़ जाता है। मैकेनिक्स थी तो हमने कहा थोड़ा सा निकल लेते हैं, इतना चीजें याद आ गई। सेम चीजें बेटा, सेम चीजें। ये किसका नियम था? ये न्यूटन साहब का। ये किसने बोला था? न्यूटन साहब ने बोला। अब आगे कूलम साहब ने क्या बोला? कूलम साहब ने बोला कि अगर दो चार्जेस दे रखे हैं, एक पे आवेश Q1 है, दूसरे पे Q2 है, बीच का सेपरेशन बेटा R है। सेम फील करने की कोशिश करना है। यहां पे मासेस था, बीच का सेपरेशन R था, यहां पे चार्जेज हैं, बीच का सेपरेशन R है। तो कूलम साहब ने बोला कि इनके बीच में एक फोर्स आएगा, और ये अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। मतलब कि ये एक दूसरे को अंदर की तरफ भी फोर्स लग रहा होगा या एक दूसरे को दूर भी भगा रहा होगा ना। तो इन्होंने बोला कि ये जो फोर्स होगा ये प्रोपोर्शनल होगा उनके चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के, यानी कि वहां पे बेटा मास था, यहां पे बेटा चार्ज है। और बोला कि जो फोर्स होगा उनके बीच के दूरी के वर्ग के उल्टानुपाती। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया अपन ने। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। अगली स्लाइड पे चलते हैं बेटा ऐड करने के लिए। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, जब इक्वेशन 1 प्लस 2 को किया बेटा तो यह प्रोपोर्शनल आ गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल को हमने हटा दिया। जब प्रोपोर्शनल को अपन ने हटाया तो यह बराबर एक कांस्टेंट के आ गया, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और के की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसकी वैल्यू बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? यस और नो? क्लियर है? ये एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेटा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, सॉरी पर कूलम स्क्वायर होती है। माय मिस्टेक, पर कूलम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युशीलता है। परमिटिविटी ऑफ क्या है बेटा? ये परमिटिविटी है। परमिटिविटी। बात समझ आई? कूलम साहब ने ये, सर आप मैकेनिक्स में क्यों समझाए? बेटा कुछ नहीं, कॉपी है, कॉपी है ये, ध्यान से समझो। मास था तो m1 m2, उसका कांस्टेंट g लगा दिया। चार्ज है तो बेटा q1 q2, उसका कांस्टेंट k लगा दिया। ध्यान से समझो, मास था तो m1 m2, उसका कांस्टेंट अपन ने k लगा दिया। वहां पे g था, लगा दिया, यहां पे g की जगह k है और चार्ज की जगह q1 q2 है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? इज दैट क्लियर? सर बात तो समझ आ गई। फोर्स है तो इसका बेटा यूनिट यानी मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? मात्रक बेटा, मात्रक बेटा जी, मात्रक वही होगा। मात्रक क्या है? न्यूटन। फोर्स है तो बेटा मात्रक न्यूटन, न्यूटन 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 ही होगा। बात समझ आ गई? अगर मात्रक है तो डायमेंशन भी होगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स का क्या हो जाता है? फोर्स का क्या हो जाता है?
फोर्स का होता है ml टी की पावर माइनस 2, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा लिखा जाता है। बेटा ये याद करने की चीज है, अगर आपको नहीं भी याद है तो हम आपको यहां से निकालना सिखा देते हैं बेटा। 1 मिनट समय लगेगा, आपको निकालना आ जाएगा। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। फोर्स का निकालना है, ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ होगी नहीं। अगर इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी तो ये मास m1 m2 किलोग्राम स्क्वायर पर किलोग्राम, ये किलोग्राम हो गया, और यहाँ पे आर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू सेकंड का स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर इंटू सेकंड का स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। अच्छा यहाँ पे, हाँ सॉरी, 1 मिनट, हाँ, केजी स्क्वायर अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर गया, एम एल की पावर माइनस 2 टी की पावर माइनस 2। ओह सॉरी वहां पे माइनस रहेगा, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे बेटा माइनस 2 रहेगा। हाँ ओह कोई नहीं, फिर से लिखते हैं, एम एल की पावर माइनस 2 टी की पावर माइनस 2 इज दैट एम एल स्क्वायर टी की पावर 1 मिनट यार, एम एल टी की पावर माइनस 2, हाँ यहाँ पे हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस 2 इज द करेक्ट आंसर। वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, माई मिस्टेक दोस्तों। ये था बेटा कूलम का नियम। कूलम साहब ने बोला कि अगर दो चार्जेस कहीं पे रखे गए हैं तो इनके बीच में अगर सेपरेशन आर है तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, जो फोर्स होगा अट्रैक्टिव रिपल्सिव इन नेचर होगा, डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर कैसे हैं। अगर चार्जेस सेम टाइप के हैं, अगर चार्जेस एक समान है तो एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, अगर चार्जेस विपरीत नेचर के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। बेटा इतनी बात समझ आ गई। उसका फोर्स का जो फॉर्मूला था F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मात्रक न्यूटन, बी माई एम एल टी की पावर माइनस 2। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? अरे ऐसा और नो। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत देर से सर कॉन्सेप्ट पे हुई डिलीवर कर रहे हैं आप। एक दो क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगर दो चार्जेज हैं, एक पे माइनस 2 म्यूशी, मौसी नहीं म्यूशी है कूलम, और एक पे 4 म्यूशी है, बीच का सेपरेशन 5 मीटर है, तो बेटा इस पे फोर्स, नेट फोर्स निकालिए, नेट फोर्स निकालिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू बेटा माइनस टू बेटा यहाँ माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस का इतना ही मतलब है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे कि रिपल कर रहे होंगे, यही इतना रिलेट है। कूलम लॉ आप वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, सदिश फॉर्म में कूलम लॉ, तो वहां पे चिन्ह सहित आप रखेंगे फॉर्मूले में, बट यहाँ नहीं। तो ये हो जाएगा 2 म्यू का मतलब -6 पावर इंटू बेटा यहाँ 4 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बेटा 25 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 4 दूना 8, 8 9 72 बटे 25 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन। सर ये कैसे आपने कर दिया बेटा? बेटा ये -6 अगर घात के ऊपर घात है तो घात जुड़े जाती हैं, और अगर सेम बिरादरी की हैं तो। अच्छा ये जो फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, आकर्षित कर रहा होगा कि बेटा प्रतिकर्षित? तो बेटा एक निगेटिव चार्ज है, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बेटा कैसा होगा, आकर्षित कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा, आकर्षित कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, आकर्षित कर रहा होगा। समझ आया? समझ आया क्या? अरे ऐसा नो, समझ आया?
बातें समझ आ गई। इस चैप्टर में अभी तक हमने दो फॉर्मूले दे दिए हैं, एक Q बराबर N इंटू ई, दूसरा बेटा F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? दो फॉर्मूले दिए हैं। अगली जो अपनी हेडिंग है, अगली जो हेडिंग है मेरे भाई, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में कूलम्ब का नियम। सदिश रूप में कूलम्ब का नियम। हाँ, तो अपन ने कूलम्ब्स लॉ पे डिस्कस कर लिया। कूलम्ब्स लॉ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। जो फोर्स होता है वो चार्ज पार्टिकल को जोड़ने वाले लाइन के हमेशा एलोंग लगता है, समान होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फोर्स लग रहा होगा, जो दोनों चार्ज पार्टिकल होंगे उसके लाइन के समान होगा। क्लियर है? इस बात का फर्क पड़ सकता है कि आप अगर अपोजिट चार्ज हुए, अगर चार्जेज अपोजिट हुए तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर चार्जेज अपोजिट नहीं समान हुए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, यानी कि रिपल कर रहे होंगे। अगर अपोजिट चार्ज हुए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर बाय द वे अगर चार्जेज एक समान रूप वाले चार्ज हुए तो एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, फोर्स इज, वही हमने लिखा है, फोर्स इज अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ द चार्ज। चार्जेस को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा होगा। जो बल लग रहा होगा, यानी जो फोर्स लग रहा होगा, दोनों चार्जों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लग रहा होगा। क्लियर है? इस तरह के फोर्सेस को अपन ने क्लास 11th में पढ़ रखा है। जब दो फोर्सेस अलोंग लाइन के बीच में लग रहे होते हैं तो उस फोर्सेस को एक नया नाम अपन देते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। इसको अपन ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ये सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर, वृत्तीय गति वाले चैप्टर में। इसको कौन सा फोर्सेस कहते हैं? सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। और जो सेंट्रल फोर्स होता है मेरे भाई, वो हमेशा कंजर्वेटिव नेचर का होता है। जो सेंट्रल फोर्सेस होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे की बात करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो हमेशा कैसा होगा? कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। इसका मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव इन नेचर है तो उसकी अपन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। मतलब कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव इन नेचर है तो इसकी अपन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे होंगे। और जाहिर सी बात है करते भी
हैं, अपन पोटेंशियल एनर्जी अभी आगे पढ़ेंगे तो उसको वहां पे चर्चा करेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या होगी, उसको अपन देख रहे होंगे। यानी ये बात तो तय है कि अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कैसा है, सेंट्रल फोर्स है, तो इसकी अब और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव इन नेचर है सेंट्रल फोर्स होने की वजह से। तो इसका मतलब यह है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी को अपन डिफाइन कर रहे होंगे मेरे भाई, पोटेंशियल एनर्जी को अपन डिफाइन कर रहे होंगे। क्लियर है? चलिए आगे की बात करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल फोर्स होता क्या है सर? सेंट्रल फोर्स का नाम आप ले रहे हो, सेंट्रल फोर्स होता क्या है एक्चुअल में? अगर मैं बात करूं सेंट्रल फोर्स समझने के लिए मेरे भाई देखो, मान लो कोई सर्कल है, क्या है, सर्कल है, इसके सेंटर पे कोई पार्टिकल है, यहां पे दूसरा कोई पार्टिकल है, एक एक्सेलरेशन इधर लग रहा होगा। मान लो ये पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन में तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। अगर इसका इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे भाई, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इधर लग रहा है सेंटर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का यहां हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब इसका जो वर्क डन यानी W जो आएगा बेटा कितना आएगा? 0 होगा। W जो होगा कितना होगा? 0 होगा। अगर वर्क डन 0 आ गया, सेम ऐसे इसी पार्टिकल में नहीं, कहीं किसी भी पॉइंट में आप देख सकते हैं। इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो वही होगा, इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो भी वही होगा, इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो भी, कहीं भी देखें हमेशा 90 एंगल बन रहा होगा, कहीं भी देखें हमेशा 90 एंगल ही बन रहा होगा। जब हमेशा 90 एंगल ही बन रहा होगा तो मेरे भाई वहां पे वर्क डन यानी W क्या होगा? 0 होगा। जब W 0 होगा तो इस तरह के फोर्सेस को अपन क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव इन नेचर है। नेट वर्क डन 0 हो रहा है तो कंजर्वेटिव इन नेचर है। अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर है तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी। और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे होंगे आगे। क्लियर है? चलिए आगे की बात करते हैं। सॉरी, हाँ, आगे एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए आवेशों के बीच में न्यूनतम विद्युत स्थितिकी बल ज्ञात कीजिए। मिनिमम मतलब न्यूनतम फोर्स की बात की जा रही है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लो एक कोई चार्ज यहां रखा गया है, दूसरा कोई चार्ज यहां, बीच का सेपरेशन r है, इस पे चार्ज q1 है, इस पे चार्ज बेटा q2 है। बीच का सेपरेशन r है अगर, तो इनके बीच की न्यूनतम चार्ज के बीच में न्यूनतम फोर्स निकालना है। न्यूनतम फोर्स की बात की जा रही है तो मतलब मिनिमम चार्ज इस पे कितना हो सकता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज होगा नहीं, क्योंकि चार्ज इज क्वांटाइज अपन ने डिफाइन किया था, Q बराबर N इंटू E का फॉर्मूला वहां से निकाला था। इज दैट क्लियर? यानी इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होगा, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, इंटू चार्ज Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इंटू मेरे भाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, अपॉन में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मिनिमम सेपरेशन कितना दे रखा है अगर अपन बात करें क्वेश्चन में, तो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 38 अपॉन में हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4। इज दैट क्लियर? यहां से जब अपन इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 23 इंटू अपॉन में 25 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा माइनस 34।
ये फोर्स है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। इज दैट क्लियर? ये हो जाएगा आंसर आपका। क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, आगे की बात करते हैं। हाँ, आगे एक क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन में बोल रखा है कोई पार्टिकल है, क्वेश्चन समझते हैं। कोई पार्टिकल है, उसके कोई सर्कल है, इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज जो कि फिक्स रखा गया है। सेंटर से सर्कल यानी वृत्त का जो है रेडियस आर दे रखा है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। माइनस क्यू इस पे माई चार्ज है और इसका मास यहाँ पे चार्ज का m दे रखा है। बोल रखा है ज्ञात कीजिए कि v नॉट जो इसकी वेलोसिटी है और माइनस क्यू वृत्तीय गति कर रहे हो आवेश प्लस क्यू के सापेक्ष। आवेश प्लस क्यू के सापेक्ष मेरे भाई क्या कर रहे हैं, वृत्तीय गति कर रहे हैं। वृत्तीय गति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे भाई, वृत्तीय गति कर रहे हैं। अगर वृत्तीय गति कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक एक्सेलेरेशन आएगा जो AC बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। वी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा मेरे भाई, वी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, F बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो बराबर होगा मेरे भाई m मास इंटू एक्सेलेरेशन यानी v स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। एक आर से एक आर निपट गया, v की जगह v नॉट है तो यहां से v नॉट की जो वैल्यू निकल, v नॉट स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा, के क्यू बाई एम इंटू आर स्क्वायर। तो v नॉट की जो वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट ऑफ के क्यू बाई एम आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? v नॉट की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे भाई, अंडर रूट ऑफ के क्यू बाई एम आर हाँ यहां पे एक आर नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे बचेगा वी नॉट की वैल्यू बचेगा मेरे भाई के क्यू बाई आर का रूट। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया समझ, बहुत बढ़िया, शानदार। अगर इसके अपन एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लें, यहीं पे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर अपन इसके एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है मेरे भाई, ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर होती है, वी नॉट बाई आर के बराबर होती है। ओमेगा क्या हो जाएगी, वी नॉट बाई आर, यानी यहां से वी नॉट की वैल्यू रखो तो अंडर रूट ऑफ के क्यू बाई आर अपॉन में क्या हो जाएगा, आर। तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर अंडर रूट ऑफ के क्यू, ये आर स्क्वायर को रूट में ले जाओ तो ये हो जाएगा आर क्यूब। ये हो गया ओमेगा। तो यहां से बेटा अगर ओमेगा आ गया तो अपन टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो जो टाइम पीरियड हो जाएगा मेरे भाई, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, यम अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर क्यूब, के क्यूब बाई, अच्छा यहाँ पे m भी तो आएगा, हाँ के क्यू बाई एम आर क्यूब। के क्यू बाई एम आर क्यूब। क्लियर है क्या? के क्यू बाई एम आर क्यूब, ये हो जाएगा टाइम पीरियड की वैल्यू। क्लियर है क्या? ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए मेरे भाई आगे की बात करते हैं अपन, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सदिश रूप में कूलम का नियम की अगर अपन बात करें, मान लीजिए 2 पॉइंट चार्जेज हैं, यहाँ पे एक का चार्ज Q1 Q2 है, बीच का सेपरेशन यहाँ का R वेक्टर है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है बेटा, ये यूनिट वेक्टर है।
आर वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? हाँ, आर कैफ अपॉन आर। तो एक आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F बराबर क्या निकल के आएगा? के Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये है कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या है मेरे भाई? कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ है। क्लियर है क्या? क्लियर है सभी को? अरे यस और नो?